हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 6 में, या आप इसे बोल सकते हैं, ये लेक्चर नंबर 6 ही है ना? यस, है ना? आप या तो इसे आप बोल सकते हो कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 2, ठीक है? यानी आपका कैलोरीमेट्री का एक लेक्चर हो चुका है, जो आप देख सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लेक्चर नंबर 5 के नाम से होगा। वहाँ पे हमने कैलोरीमेट्री की बेसिक बातें की हुई हैं, हालांकि वहाँ पे पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ये 02 आया हुआ है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम कैलोरीमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर अप कर लेंगे। हो सकेगा तो सवाल को भी हम लोग कवर अप करेंगे, नहीं होगा तो हम 2 वीडियोज़ बना देंगे इसके, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में 2 फॉर्मूलेज बेसिकली बताए गए थे। एक फॉर्मूला था आपके पास Q बराबर MS इंटू डेल्टा टी, और एक फॉर्मूला था Q बराबर M इंटू LF, और एक था Q बराबर M इंटू LV। या इसे आप डेल्टा क्यू बोल दो या तो Q बोल दो। मैंने आपको डेल्टा क्यू क्यों बोलते हैं वो आपको बताया था, और ये भी बताया था केमिस्ट्री में आप उसे डेल्टा क्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये वाला जो फॉर्मूला था ये हम कब यूज करते? अब पहले ध्यान से सुनो। कैलोरीमेट्री में हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करनी होती है। पहला कि भाई बॉडी के टेम्परेचर चेंज के बारे में, और दूसरा बॉडी के फेज चेंज के बारे में, या स्टेट चेंज के बारे में, या फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। क्लियर है बात? अरे इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है? ध्यान से। अब डेल्टा क्यू बराबर MS इंटू डेल्टा टी वाला जो फॉर्मूला है वो कब लगाएंगे? जहां कहीं पर भी टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो। ये दोनों कब लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे जब आपका फेज चेंज हो रहा हो। ध्यान सुनो, इन दोनों में ये दोनों कब लगाते हैं? जब फेज चेंज हो रहा हो, या है ना, क्या हो रहा हो? फेज चेंज हो रहा हो। अब इनमें से ऊपर वाला कब लगाएंगे? ये वाला तब लगाएंगे जब आपका सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज हो रहा हो, और ये वाला तब लगाएंगे जब आपका लिक्विड से गैसियस स्टेट में फेज का ट्रांजिशन हो रहा हो। आपको ये बताया गया था कि इन 2 स्टेट में, यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेट में आपका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज नहीं होता है। जो आप हीट देते हो वो बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्ड को ब्रेक करने में चला जाता है। क्लियर है बात? यहां तक आपको समझा दिया गया था। अब जैसे आप समझो एक बात, एक एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं। एग्जांपल है, यहीं से आपके बेस शुरू हो जाएगा। वो बेस अब मान लेते हैं अपने पास आइस है। क्या है? अपने पास आइस है। अब आइस जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है। अब ध्यान सुनो, आइस का टेम्परेचर हमने दे के रखा है -20 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछ रहा हूं, हाँ आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इस आइस को हीट करूंगा तो क्या होगा? बोलिए, क्या ये पानी में बदल जाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। पहले ये जो आप हीट दोगे ये आइस का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा। ये आइस का टेम्परेचर जो अभी -20 है, ये उसे आइस में ही कन्वर्ट करेगा, पर उसका टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री सेल्सियस कर देगा। अब अगर आप इस आइस को फर्दर हीट करते हो तो ये वाली जो आइस है ये बदल के किस में हो चली जाएगी? पानी में। अब ये वाली आइस आपका वाटर बनाएगी। क्या बनाएगी? वाटर। पर वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब फर्दर अगर आप इस वाटर को गर्म करोगे तो अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? अब इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका वाटर बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। गर्म करते गए गर्म करते गए गर्म करते गए, और वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब फर्दर अगर आप इस वाटर को गर्म करेंगे तो ये वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। और स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? जब आप गर्म करोगे तो क्या क्या प्रोसीजर होंगे? अब यही चीज आगे अपने सवाल बनाएंगे। अब ध्यान सुनो, यहां से यहां तक बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ। हाँ, यहां से यहां तक में अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहां पे अगर मान लो जो आपने हीट दी
वो अगर Q1 है तो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है ना, फेज चेंज हो रहा है। और मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने हीट दिया Q2, तो ये जो Q2 का फॉर्मूला या Q2 आपने कितना दिया वो निकल के आएगा, हो जाएगा मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब ये वैल्यू कितनी होती है अभी हम आपको इसके बाद बता देंगे। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए, आप यहाँ से यहाँ तक गए और आपने हीट दी Q3। आप जो हीट दे रहे हो Q3 वो क्या कर रहा है, वो इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो यानी यहाँ पे आप टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर चेंज का। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ वाटर, या आप मास ऑफ आइस ही लिख सकते हो, सेम चीज रहेगा। भाई आप 10 ग्राम आइस लोगे तो वो कन्वर्ट होकर 10 ग्राम वाटर ही बनाएगी। क्लियर है बात, वो 10 ग्राम क्या बनाएगी, वाटर ही बनाएगी, उससे कम नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप मास ऑफ आइस भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। अब डेल्टा टी यहाँ पे कितना है, 100 है, वो आप लिख लेना। अब यहाँ से यहाँ जाने में मान लो आपने हीट दी Q4, और इस केस में अब ध्यान से देखो आपका फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फेज चेंज। तो यहाँ पे आप जो Q4 के लिए लिखोगे वैल्यू वो हो जाएगा मास ऑफ वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वाटर का ही समझ लो। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज आप इतना पहले नोट कर लो। देखो इसी प्रोसेस में हम अपने सवालों को करेंगे। आपको जब भी ऐसे सवाल आ रहा है तो आप इन सवालों को ऐसे टैकल करिएगा। अभी हम यहीं से इनका एक ग्राफ भी बना लेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब उस ग्राफ को हम फर्दर भी स्टडी कर लेंगे। तो पहले आप इतना पॉज कर नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको हम कुछ चीज़ें याद करने के लिए देंगे कि भाई आपको ये चीज़ याद ही रहे। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, वो इसका आधा होता है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। आपको सवालों में कहीं कहीं इसे कैलोरी के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो कैलोरी में इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी, देखो कैलोरी वाला तब यूज करिएगा जब आपको मास ग्राम में दिया हो। ये इसका होता है 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, या पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख लो, केल्विन नहीं, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका कितना होता है, आधा, यानी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात। अब यहाँ पे आता है LV और LF की वैल्यू, LF की वैल्यू लिखते हैं, यह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, या अगर आप इसे कैलोरी में लिखते हो तो ये आता है 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सॉरी 80 कैलोरी पर ग्राम ही होता है, माफ कीजिएगा, फ्लो में बह गए थे भाई। यहाँ पे L इंटू वी लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, यह होता है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। अगर इसे आप कैलोरी में लिखोगे तो यह होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये जो आपके पास डेटा है, आपसे मैं रिक्वेस्ट क्या करूँगा, तुरंत बोल रहा हूँ याद कर लेना वरना नंबर कट जाएगा तुरंत। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत कर लिए, सीधे याद करो इसको, है ना। बिना याद के काम नहीं चलने वाला, सवाल ववाल नहीं लगेंगे तुम्हारे। याद करो, दिया भी नहीं जाता सवालों में, कैसे ब्रैकेट में कोपचे में दिया रहा है हिंट के तौर पे, नहीं दिया जाएगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें इसको। हो गया। चलिए, आपको हमने बोला था कि हम ग्राफ की बात करने वाले हैं, तो हम ग्राफ की भी बात करेंगे। पहले तो हम नॉर्मल ग्राफ की बात करेंगे, फिर हम उस ग्राफ की एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ग्राफ किसका बना रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। किसका ग्राफ है भाई, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। ठीक है, अब ये जो लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन जो है अपने पास, ये अपना है 0 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन। इसके ऊपर अपनी जो लाइन है ये 100 डिग्री सेल्सियस की लाइन है। अब वही जो आपको शुरुआत में बताए थे,
वो वाला फिगर याद करिएगा। आपको हमने क्या दिया था, आपको हमने आइस दिया था और आइस कितने पे था, -20 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, हमने क्या किया, आइस को हीट देना शुरू किया। तो भाई अब तुरंत तो पिघलेगा नहीं, धीरे धीरे आइस क्या करेगा, अपना हीट लेगा तो टाइम बीतेगा। अब आइस को हमने क्या किया, जैसे अब भाई कोई बर्तन रहेगा उसमें गर्म करोगे तो आइस पहले हीट लेगा, ठीक है, आइस पहले क्या लेगा, हीट लेगा, गर्म होगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाया और कहाँ तक बढ़ाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक बढ़ाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। इस पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, -20 है। इस पॉइंट पे हमें आइस मिलेगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब फर्दर अगर आप इसको वार्म करोगे, हीट दोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका आइस का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, पर वो किस में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। यानी इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे आपको मिलेगा वाटर, याद आ रहा है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से इन दो पॉइंट के बीच में आपको आइस प्लस वाटर दोनों का मिक्सचर मिलेगा और उनका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्लियर है बात, चलिए आगे बात करते हैं। अब जब आपका वाटर बन गया है, अब आप वाटर को हीट दोगे तो वाटर क्या होगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और कहां तक लेके जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएगा। इस पॉइंट पे आपको वाटर मिलेगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब आप वाटर को फर्दर गर्म करोगे तो वो अपना टेम्परेचर अब नहीं बढ़ाएगा, अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पूरे स्टेट में आपको क्या मिलेगा, वाटर प्लस स्टीम मिलेगा। यहाँ पे जाके आपका पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपकी स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। क्लियर बात। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ आनी चाहिए कि ये जो पॉइंट ए है, ए बी सी डी और ई, ये वाला कहीं ना कहीं आपने जो ग्राफ है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ए पॉइंट पे अगर हम बात करें ए पॉइंट की, तो यहां पे आपको सिर्फ आइस मिला था, बी पॉइंट पे भी आपको आइस ही मिलेगा, सी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने कभी वाइवा में या टीचर पढ़ा रहा हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बी से सी के बीच में आपको आइस प्लस वाटर का मिक्सचर मिलेगा। ऐसे जनरली अगर आपसे कोई सी से डी तक पूछो तो क्या मिलेगा, सी और डी के बीच में आपको सिर्फ वाटर मिलेगा। यानी ए से बी वाले रीजन में आपको सिर्फ आइस मिलेगा, सी से डी वाले रीजन में आपको सिर्फ वाटर मिलेगा, डी से ई वाले रीजन में आपको वाटर प्लस स्टीम दोनों मिलेगा और ई के आगे वाले में आपको सिर्फ स्टीम मिलेगा। क्लियर है बात। आप इस ग्राफ को नोट करिए, नोट कर लीजिए, हो गया नोट। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, यहां पे आपके दिमाग में देखो, पहली बात तो आप ये ग्राफ सही मान के चलो, अपने सिलेबस में भाई यही ग्राफ है, लेकिन कुछ आपके अंदर ना डालते हैं डाउट। डाउट ये है कि मुझे कैसे पता कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। ग्राफ तो आपका कर्व भी हो सकता था, पैराबोला आपने पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा है ना, इलिप्स पढ़ा, तो ग्राफ आपको उस टाइप्स का हो सकता था, है ना। मैंने स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया, ये एक डाउट है। तो देखो, आपके केमिस्ट्री में सिर्फ यहीं तक रहा होगा, आपके स्कूल में भी यहीं तक पढ़ाएंगे। अब हम सीधे कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे ग्राफ को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले, इस पूरे ग्राफ की एनालिसिस करने वाले हैं। पर एनालिसिस करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ कि भाई जब कभी भी हमको ग्राफ मिलता है तो हम सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला अपना होता है स्लोप, दूसरा होता है एरिया। स्लोप मतलब y/x और एरिया मतलब y × x होता है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ यहाँ का स्लोप कितना होगा। अगर मैं पूछूं भाई साहब, ध्यान दो इधर, इस ग्राफ का स्लोप कितना होता है बताओ, तो y/x, तो y क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। y क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन क्या होगा, टेकन टाइम या टाइम इंटरवल। क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा।
यानी अगर मैं इसके स्लोप m की बात करूं या tan थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन में स्मॉल डेल्टा टी। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये टाइम इंटरवल है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। अब फर्दर हम इसका आगे यूज करने वाले हैं, है ना। कैसे यूज करेंगे ध्यान से सुनो। पहले आप एक काम करो, इस ग्राफ को बना लो, बेकार नहीं है, बना लो पहले, फिर हम आगे एनालिसिस ऑफ ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, बनाइए इसको पहले। चलिए अब हम ग्राफ की एनालिसिस की बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा एनालिसिस ऑफ ग्राफ। ये आपके स्कूल में नहीं है, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन है, प्योर कॉम्पिटिशन है। अब ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस ऑफ ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है। देखिए एनालिसिस, अगर आप ग्राफ बना रहे थे तो वहां पे हम दो बात कर रहे थे, एक तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे और एक उसका फेज चेंज कर रहे थे। तो पहले हम बात करेंगे जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और वहां पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक। तो चलिए लिखिएगा, व्हेन देयर वाज टेम्परेचर चेंज। भाई ग्राफ में जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था हम तब की बात कर रहे हैं, व्हेन देयर वाज टेम्परेचर चेंज। अरे किसमें, बॉडी में। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, डेल्टा क्यू बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ डेल्टा स्मॉल डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, या तो इसे ऐसे लिखते हैं। अब आपको एक चीज तो समझ आ ही गई होगी कि ये चीज मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले बताया था, ये क्या है, उस ग्राफ का स्लोप है। अब आप इसकी बात करो, ये क्या है, ऊपर क्या लिखा है, हीट, और नीचे क्या है, टाइम। तुम ध्यान से सुनो भाई, हम जो हीट दे रहे हैं कुछ टाइम में तो दे रहे होंगे, तो मैंने वही क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड किया तो हमें मिल गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपका पावर होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर लिखा है एनर्जी, आपका ये क्या है, बेसिकली एनर्जी है, और नीचे क्या है, टाइम है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, बेसिकली पावर होता है। तो ये टर्म क्या है, पावर है, क्या है, पावर है। और ये क्या है, अगर आप इसकी बात करो तो ये क्या है, अभी बताया, ये आपका स्लोप है ऑफ ग्राफ। जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं ये उस ग्राफ का स्लोप है। यानी कहीं ना कहीं जो ग्राफ का स्लोप हमें पता चलेगा वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। तो जल्दी से आप मेरे को स्लोप बताओ। तो स्लोप जो है, या आप लिखो, यहां पे आपको मिल रहा है पावर इज इक्वल टू एम एस इंटू स्लोप। या अगर मैं बात करूं स्लोप के बारे में तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है, पावर अपॉन में एम इंटू एस। अब ध्यान से देखो, आपका स्लोप देखो वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो पावर पे, कि आप जो पावर दे रहे हो वो क्या है, दूसरा एम पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा एस पे डिपेंड कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या मास ऑफ बॉडी वेरिएबल है, नहीं। क्या बॉडी का स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है, नहीं। अपने पूरे सिलेबस में स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या पावर जो हम दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, हाँ, हम जो पावर दे रहे हैं वो कांस्टेंट है। भाई आप गैस को चालू करके छोड़ के चले आए हो, या आपने गैस ही मानते हैं, गैस को आप जब चालू कर दियो, आप कम थोड़ी ना कर रहे हो, आप धीमा थोड़ी ना कर रहे हो। तो जिस रेट से पहले हीट जा रही थी उतनी रेट से अभी भी तो हीट जाएगी। 1 सेकंड में जितनी हीट पहले मिल रही थी बॉडी को, 1 सेकंड में उतनी हीट बाद में भी तो मिलेगी, यानी पावर भी कांस्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनो कि हम क्या कर रहे हैं, इसी से पावर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, पावर जो सप्लाइड है, ऐसे लिखो, कैसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो, देखो सप्लाइड जो पावर है, सारी चीज पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। सप्लाइड पावर अपने सिलेबस में हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। अब आप समझो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ओवरऑल अपना स्लोप भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर आपका पावर कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या होगा, अपना कांस्टेंट होगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझे ओ भाई साहब, समझे, है ना। अगला समझो, अगर आप जो पावर दे रहे हो वो वेरिएबल हो गया, अगर जो आप पावर दे रहे हो वो वेरिएबल हो गया तो क्या होगा, बोलिए। तब तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, पर आपका स्लोप भी अब क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। और जैसे ही आपका स्लोप वेरिएबल आएगा तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। वो क्या बनेगा, कर्व। पर
अपने लिए खुशखबरी ये है कि ये अपने सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस, नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक, क्या आपने वो दोनों ग्राफ बनाए थे? दोनों ग्राफ बनाए हैं। अच्छा, जब मैं ग्राफ बना रहा था तो आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा, मैं एक बार यहाँ पे ऐसे लाइन बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यहाँ पे तो स्लोप कितना है? 0 है। यहाँ भी स्लोप कितना है? 0 है। पर भाई यहाँ पे कुछ स्लोप आएगा क्या? यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सेम होगा? ओ डाउट, अगेन दूसरा डाउट आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि क्या यहाँ का और यहाँ का स्लोप सेम होगा? आपको मेरे से पूछना चाहिए जब कि सर यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप क्या सेम होगा? मैं बोलूंगा आप ध्यान से सुनो, आपको मैंने सब कुछ दे दिया है भाई। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? पावर अपॉन एमएस। आप जो पावर सप्लाई कर रहे हो, मान लो जब आप बर्फ बना रहे थे, बर्फ को आपने एक भगोने में रखा, उसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब आप गैस को ना तो धीमा कर रहे हो ना तो तेज कर रहे हो, तो ये चीज तो आपका कांस्टेंट हो गया। आप जितनी बर्फ लिए थे पहले, अब ना तो आप बर्फ को अंदर से निकाल रहे हो ना तो बाहर से बर्फ डाल रहे हो, मतलब आपका जो सिस्टम है वो क्लोज है, बंद है, तो आपका मास भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो आपका जो स्लोप है अब पूरे की पूरी बात पे डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक हीट पे। क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पेसिफिक हीट पे। यानी अगर मैं आपसे कहूं, आप इसको नोट कर लो पहले, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं, है ना? फिर हम बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। आइए, हमने अब तक क्या माना? हम मान रहे हैं कि अपना जो पावर है P वो कांस्टेंट है, हम मान रहे हैं। तो स्लोप क्या होगा अपना? स्लोप होता है पावर अपॉन ms। तो भाई मास तो कांस्टेंट है, पावर हमने खुद कांस्टेंट लिया है, तो स्लोप कहीं ना कहीं अपना स्पेसिफिक हीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? स्पेसिफिक हीट के ऊपर, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो भी कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर स्पेसिफिक हीट, देखो एस फॉर स्पेसिफिक हीट है, अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो स्लोप यानी m, स्लोप मतलब m होता है, वो कम होगा। अगर स्पेसिफिक हीट कम होगा आपका स्लोप यानी m ज़्यादा होगा। यहाँ आप tan थीटा लिख दो या तो स्लोप लिख दो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूरा स्लोप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आइस का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा था कि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा था? क्योंकि उसी हिसाब से तो हम बात कर लेंगे आगे। पहले मुझे ये बताओ कि भाई किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा था, वाटर का या आइस का? अब जाके पीछे कॉपी पलटोगे। वाटर का कितना था अब ये बताओ, तो देख तो लिए, जल्दी बताओ। 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और है ना वाटर का, और आइस का 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी वाटर का कुल मिला के स्पेसिफिक हीट क्या है? ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो यहाँ पे जब आप स्लोप बनाओगे तो स्लोप ऑफ वाटर जो होगा, जब वो वाटर को कन्वर्ट करोगे वो कम होगा इन कंपैरिजन टू स्लोप ऑफ आइस के। समझे? अभी हम इनका ग्राफ बनाएंगे, ये आप डेटा याद रखना। अभी हम जब दोबारा से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो समझ आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं से निकाला जाए। मान लीजिए मैं आपको एक ऐसे टेम्परेचर, ये क्या है? टेम्परेचर है, ये टाइम है, और टेम्परेचर वर्सेस टाइम का आपको मैं एक ग्राफ दूँ, एक ग्राफ ये दे दूँ, एक ग्राफ ये दे दूँ, एक ग्राफ में आपको ये दे दूँ और एक ग्राफ ये दे दूँ मान लो, और मैं बोलूँ कि ये स्पेसिफिक हीट S1 है किसी बॉडी का, ये स्पेसिफिक हीट S2 है। अब सवाल समझे? ठीक है, अब मुझे बताओ S1 और S2 में रिलेशन क्या है? S1 S2 में रिलेशन क्या है? S1 इज ग्रेटर देन S2, S1 इज लेस देन S2, S1 इज इक्वल टू S2। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आप नेगेटिव मार्किंग मत करो, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं चौथा ऑप्शन हमें नहीं पता, या हम गधाए हैं, कुछ भी बना दूंगा मैं यहाँ पे। तो जल्दी बताइए, अगर भाई साहब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये टिक कर देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो भी 4 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। सोचो, 2 ऑप्शन सही है, तो ये बताओ हमें नहीं पता, आप बोलोगे। अब ध्यान सुनो, आप मुझे बताओ कि इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है। तो भाई अगर मैं लाइन 1 लूँ और ये लाइन 2 लूँ, तो लाइन 1 का जो स्लोप है, अगर ये एंगल बना रहा है θ1 और लाइन 2 बना रहा है θ2, आप खुद सोचो कि स्लोप 1 का कम है
और 2 का स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आपका स्लोप जो था वो स्पेसिफिक हीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी स्लोप ज़्यादा तो स्पेसिफिक हीट कम, स्लोप ज़्यादा तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का रिलेशन क्या आ जाएगा, S1 इज ग्रेटर देन S2 हो जाएगा। और ये अपना फाइनल आंसर होगा, एक्चुअल आंसर, एक्चुअल तुम्हारे हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जिसका स्लोप कम उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा। क्लियर है बात? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है मोर विल इज द स्लोप, मोर इज द स्लोप, लेस विल बी द, लेस विल बी द स्पेसिफिक हीट, कि भैया अगर स्लोप ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक हीट कम होगा। क्लियर है बात? क्लियर क्लियर, ठीक। ये आपका हो गया टेम्परेचर चेंज वाला पोर्शन। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, फेज ट्रांजिशन के बारे में। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन क्या हो रहा होगा, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो आपको आगे भी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर हम बात करें, देखो पहली बात तो आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर फेज ट्रांजिशन में तो स्लोप होता ही नहीं है, तो हम तुमको स्लोप कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, फेज ट्रांजिशन में हम तुमको स्लोप कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा आप है अपने पास है इन स्टेट चेंज या फेज ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, आप यूज करोगे M×L, जहां पे L क्या है, लेटेंट हीट है। अब अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, और अगर लिक्विड से स्टीम में जा रहा है या गैस में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, हमने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप स्लोप वगैरह मत समझना, ध्यान सुना। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, ये आपका क्या है, पावर है, ये आपका क्या है, पावर, और ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू L। पावर, ये आपका पूरा पावर था, हमने M को नीचे लाया तो पावर अपॉन M इंटू डेल्टा टी, तो पावर अपॉन M इंटू डेल्टा टी हो गया इज इक्वल टू L हो गया। ठीक है बात। अब आप ध्यान से सुनो, तो एक चीज आपको समझ आएगी, या तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिखते हैं देखो, वरना आप कंफ्यूज हो गए। इसे ऐसे करते हैं कि डेल्टा टी, ऐसे एक मिनट रुको, ऐसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू मास L अपॉन डेल्टा टी। ठीक, हम डेल्टा टी को इधर भेज रहे हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू M अपॉन पावर इंटू L। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये तो कांस्टेंट है, यानी जो टाइम टेकन, ये क्या है, टाइम टेकन है, कि भैया आप कितनी देर के लिए हीट दे रहे हो, और ये फॉर्मूला कब तक लगेगा, जब तक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, यानी जब तक सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा होगा, जब तक सॉलिड आपका लिक्विड में बदल रहा होगा, या जब तक आपका लिक्विड गैस में बदल रहा होगा, तभी तक ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और ये क्या है, वो टाइम है। तो यानी जो आपका टाइम टेकन है, टाइम टेकन है कहीं ना कहीं वो, अरे टाइम टेकन है वो कहीं ना कहीं L पे डिपेंड कर रहा है। L मतलब लेटेंट हीट पर। इस वाले मतलब का लाइन का मतलब समझिएगा, ये लाइन आपसे ये कह रही है कि भाई सॉलिड से लिक्विड में अगर जा रहे हो तो टाइम लगेगा, या लिक्विड से आप गैस में जा रहे हो तो टाइम लगेगा, पर टाइम किस में ज्यादा लगेगा, जैसे आप आइस से वाटर में जा रहे हो और वाटर से स्टीम में जा रहे हो, तो आप मुझे बताओ किस में ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो आपको बता रहा है कि भाई जिसका लेटेंट हीट ज्यादा होगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और जिसका लेटेंट हीट कम होगा उसमें कम टाइम लगेगा। और रियल लाइफ में भी ये चीज तो होती ही है, रियल लाइफ में भी ये चीज तो आप देखते ही हो कि भाई पानी से, बर्फ से पानी बनाना आसान है इन कंपैरिजन टू पानी से स्टीम बनाना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो ये रीजन आपके सामने है, अगर आप ध्यान दो, आपके पास डेटा भी है। तो डेल्टा टी वो कहीं ना कहीं L के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आपका L ज्यादा है, यानी लेटेंट हीट आपका ज्यादा है, तो उस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगेगा। अब ध्यान से सुनो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अगर देखो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होता है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो आपको ये क्या है, ये आप बोल सकते हो टाइम, इससे आपको क्या पता चल रहा है, टाइम
टेकन टू कन्वर्ट, है ना, टाइम टेकन टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज लेस देन in comparison to less than in comparison to time taken to convert water to steam। कि भाई आइस से वाटर बनाना जो है वो कम टाइम में हो जाएगा आपका, है ना, बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगी। पर अगर आप वाटर से स्टीम में लेके जाओगे तो आपको जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, हमने दो रिजल्ट निकाले हुए हैं, हम दोनों रिजल्ट को बढ़िया से एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम एक्चुअल ग्राफ देखेंगे कि कैसे बनता है, तो हम लाइन वगैरह इन सब के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो वीडियो को पॉज करें, आप इसको नोट करें। आइए अब हम एक्चुअल ग्राफ देखते हैं, फेज ट्रांजिशन, और जो आपने अभी इसके पहले या तो देखा था। हम ग्राफ किन के बीच बना रहे थे, हम बना रहे थे टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। अब ध्यान सुनो, हम पहले लिए थे, ये आपका आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, आप इसके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर मेरी लाइन टेढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है टेढ़ी ही होगी, हम उतनी एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पाए होंगे। ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस वाला टाइम है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो रीजन था ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन था आपका आइस से वाटर, मतलब आइस का टेम्परेचर बढ़ाने वाला। इस केस में आपका जो स्लोप है वो डिपेंड करता था स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस पे, और वो क्या था, वो आपका कम था, तो आपका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्लोप ज़्यादा मतलब वो ऐसे, उसका मतलब क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ज़्यादा होगा, ऐसे चढ़ान ज़्यादा होगी यार, ढलान ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना दिया। अब यहाँ से यहाँ पे अगर आप समझो, हम कुछ और पॉइंट लेंगे। अब आप ध्यान सुनो, ये वाले पॉइंट पे आपका आइस बन चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। अब यहाँ से आपका आइस मेल्ट होना शुरू होगा, वाटर में बनेगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका जो आइस है वो बन गया। अब ध्यान सुनो, ये ग्राफ मैंने एक बार बना दिया, आप समझाता हूँ। भाई जब आपने शुरू किया होगा तो टाइम हम मान रहे 0 पे, आपने देखना शुरू किया, t बराबर 0 पे स्टॉप वॉच लगा के रखी थी, ऑन किया, तो उस टाइम आपके स्टॉप वॉच में टाइम कितना था भाई, 0 था। ठीक है, आप मान लेते हैं कि आप जब देख रहे हो कि आप वहाँ पे थर्मामीटर लगा के देख रहे हो कि अब आइस का टेम्परेचर देखो, शुरुआत में आपके आइस का टेम्परेचर 20 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस था। जब आप उसे हीट दोगे तो आपके थर्मामीटर में जो रीडिंग है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, वो आ जाएगा 0 पे। और जब 0 आया, मान लेते हैं t बराबर t1 टाइम पे आ गया। अब इसके बाद जब आप हीट दोगे ना, तो वो आपकी हीट वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, नो डाउट कन्वर्ट कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने उस टाइम को भी नोट किया, वो t बराबर t2 था। ये क्या है, ये वो टाइम है जितनी देर में आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या है, मेल्टिंग वाला टाइम है, आप समझ लो। ये जो टाइम है ये कौन सा वाला टाइम है, ये आपका मेल्टिंग वाला टाइम है, टाइम ऑफ मेल्टिंग। कि भाई इतनी देर में आपका आइस मेल्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ के बाद जब आपका आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको वाटर मिलता है और उसका टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आइस मिलता है और आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ से जब आप हीट दोगे तो वो आपको वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे स्लोप का आपका कम हो जाएगा, यानी स्टिफनेस। अब आप ध्यान से देखो, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तभी तो स्लोप कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्लोप आपका कम है, देखो एंगल ही होता है स्लोप, तो स्लोप कम है, यहाँ तक पहुँचा, तो ये आपका स्लोप था, स्लोप कम रहेगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कम होती है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, आपने देख लिया था। यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला वाटर, और इस बार वाटर का टेम्परेचर 0 नहीं था, वो 100 डिग्री सेल्सियस था।
अब आपका वाटर फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, आपका वाटर अब स्टीम में बनेगा। अब भगोनी में आपने रखा था, अब भगोनी से पूरा पानी उड़ाना है तो कितना टाइम लगेगा, अब आप देखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से इसके कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो लाइन रहेगा वो कुछ देर तक चलेगा, तो यहाँ पे ये टाइम हम नोट कर लेते हैं, ये आया, ये t बराबर t3 मान लेते हैं और ये t बराबर t4 मान लेते हैं। तो ये क्या है, ये टाइम फॉर वेपराइजेशन वाला है, टाइम ऑफ बॉइलिंग, कि भाई आपका जो पानी है वो कितनी देर तक बॉईल हुआ। हम ये नहीं पूछ रहे कितनी देर में बॉईल हुआ, ये कितनी देर तक बॉईल हुआ ये बात है, यहाँ पे कितनी देर तक मेल्ट हुआ वो बात था। क्लियर बात। अब आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि T4 माइनस T3 की जो वैल्यू है ये ज़्यादा आएगी इन कंपेरिजन टू T2 माइनस T1 के, और यही तो आपका था क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वाला था। आई होप आपको ये ग्राफ अब समझ आया हो। इसके बाद आपकी स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, वो हमको नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये आपका एक्चुअल ग्राफ होता है जो आपके पास एनालिसिस हमने दी हुई है। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो आप इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं कैलोरीमीटर की। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए, अपने पास अब एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और कैलोरीमीटर दोनों ही हम साथ में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसी में हम आपको कैलोरीमीटर भी पढ़ा देंगे, है ना, छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा सा है। और फिर हमें अब करने हैं कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री डालिएगा, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हम आपको पहले कैलोरीमीटर बताते हैं कि होता क्या है। अगर आप स्कूल में गए हों और आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता हो, लैब वगैरह दे के रखा हो, तो स्कूल में जो है आपने कैलोरीमीटर देखा जरूर होगा। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक बक्सा होता है। आप अगर नहीं गए हो स्कूल में और या आपके स्कूल में लैब ही नहीं, दिखा ही नहीं रहे हैं, तो आप गूगल कर सकते हो। तो गूगल में वैसे देते नहीं, बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन आई होप आप अच्छे स्कूल में हो, वहाँ पे आप फीस ज़्यादा दे रहे हो तो शायद होता भी हो। तो कैलोरीमीटर एक डब्बा होता है ना। वो डब्बे में आप समझ लो डब्बा कैसे होता है। उस डब्बे में 3 लेयरिंग होती है, 2 लेयरिंग होती है। एक डब्बा ऐसे आप समझ लो, बना लो अपने कॉपी में, है ना। इस डब्बे में क्या होता है, कोई भी लिक्विड होता है, लेकिन हम मान के चलेंगे पानी, क्योंकि स्कूल में पानी आपको ही दिया जाता है, ठीक है। इस डब्बे में एक ये डब्बा जो होता है ये किसी मेटल का बना होता है। अब वो मेटल कॉपर हो सकता है, ठीक है। अब ये आपका एक डब्बा था, ये डब्बा एक लेयर दे दिया गया है मेटल का, इसके ऊपर एक इंसुलेशन डाल दिया जाता है। अब इंसुलेशन के तौर पे कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, जनरली लकड़ी दे दिया जाता है ना, ताकि हीट बाहर थोड़ी देर में फ्लो करे। देखो फ्लो तो करेगा लेकिन थोड़ी देर में फ्लो करे। ये ऐसा एक डब्बा बना देंगे, ऊपर ढक्कन वगैरह होता है और इसमें ढेर सारे थर्मोमीटर लगे होते हैं। ये एक अपने पास क्या है, ये मान लो कि अपने पास एक लकड़ी का डब्बा है। क्या है, लकड़ी का डब्बा है। ये बाहर लकड़ी है या कोई मेटल मान लो कोटिंग किया गया है, इंसुलेशन है ये, जिससे हीट बाहर ना जाए। और ये वाला जो है, ये वाला अंदर वाला, जिसे मैं ऐसे वाले पोर्शन से कर रहा हूँ, ये जो है ये अपना किसी मेटल का है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर डब्बा का ढक्कन वगैरह होता है। इसमें हमने एक लिक्विड फिल कर देते हैं ऐसे, और इस लिक्विड को फिल करने के बाद एक लिक्विड फिल करते हैं, ठीक। ये एक डब्बा होता है बेसिकली। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक डब्बा होता है बस। अब ध्यान से सुनो, ये जो बाहर से कोटिंग की गई यह इंसुलेशन है, ठीक है, ताकि अंदर की हीट बाहर ना जाए। और इसमें ढेर सारे क्या लगे होते हैं, थर्मोमीटर। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप जाओ यूट्यूब पे कैलोरीमीटर सर्च करो, शॉर्ट्स के जमाने में आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट डालोगे तो आपको मिल ही जाएगा, एक आध तो जरूर दिख जाएगा, ठीक। चलिए, कम से कम ये आप देख लो, है ना, शॉर्ट्स के तौर पर। चलिए, अब क्या होगा, ये अंदर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये कोई बॉडी होगा, कोई मेटेलिक बॉडी होता है जिसका भाई बना है। तो यहाँ पे कुछ आपका मेटल होगा, तो मेटल का कुछ मास होगा Mb, और इस मेटल का कुछ स्पेसिफिक हीट होगा Sb मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज़। दूसरी चीज़ कि इस डब्बे के अंदर हम एक लिक्विड फिल करते हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड Ml हो गया और इस लिक्विड का Sl हो गया। जनरली हम क्या मान लेते हैं कि लिक्विड की जगह पे वाटर भरा गया है, तो मास ऑफ वाटर हम डालेंगे, हमको पता होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको पता है। और ये आप ध्यान सुनो, वाटर की जगह पे कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है।
हम जानबूझ के वाटर लेते हैं स्कूल में। भाई हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हमको भी टोटी से पानी लेने को बोला गया था, ठीक है। अब ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब क्या होता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेसिकली क्या है, वो ये है कि आप क्यू लॉस्ट और इज इक्वल टू होता है क्यू गेन, बस यही है, बस हाँ, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि एक बॉडी हीट देगी, जितना हीट एक बॉडी देगी दूसरी बॉडी उतना हीट लेगी, बस यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। और किस पे बेस्ड है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन में, क्योंकि हीट एक टाइप की एनर्जी है, एनर्जी भाई कंजर्व होती है, तो जितना हीट ये लॉस करेगा उतना ही तो वो गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आसपास के सराउंडिंग में लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, किस सराउंडिंग में वो लॉस कर रहा हो। अब ध्यान सुनो, ये कैलोरीमीटर क्या काम करता है। कैलोरीमीटर आपको बेसिकली सवालों में मिलेगा, अभी आपको एक सवाल करा देंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैलोरीमीटर में क्या होता है कि आप बाहर से जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बाहर से एक बॉडी मिलेगी जो गर्म होगी। अब उस बॉडी जो गर्म आपने करके रखी है उसका मास मान लेते हैं, ये जो आपने गर्म बॉडी करके रखी है उसका मास mh हॉट बॉडी और इसका स्पेसिफिक हीट SH मान लेते हैं। जब आप गर्म करके रखे रहोगे तो भाई उसका टेम्परेचर कुछ तो होगा। मान लेते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर जब आपने गर्म किया तो T1 था, और शुरुआत में ये दोनों किस में रहते हैं, अरे भाई जितना टेम्परेचर इसका होगा उतना टेम्परेचर पानी का भी होगा, तो शुरुआत में इन दोनों का टेम्परेचर T0 होता है, इनका भी टेम्परेचर T0 होगा और इस लिक्विड का या इस वाटर का भी टेम्परेचर T0 होगा। समझ आ गया? आपने क्या किया, बॉडी को गर्म किया और इसमें लाके डाल दिया, ढक्कन था उसमें डाल दिया। सर ये डाला क्यों है, बेसिकली ये स्पेसिफिक हीट बताता है। ये जो आपका कैलोरीमीटर है ये यूज्ड टू मीजर, ये काम क्या करता है, यूज किया जाता है मीजर करने की, यूज टू मीजर स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे हम आपको एक्सपेरिमेंट तो कराएंगे नहीं, तो हम सवालों में यूज कर लेंगे क्योंकि सवाल भी आते हैं इस पे, ठीक है। अब कैसे होगा, ध्यान से सुनना कि भाई जब आपने इसमें कोई गर्म बॉडी डाली जिसका टेम्परेचर पहले T1 था, ये गर्म है, गर्म और ये ठंडा है, तो आपको पता है कि वाटर और इन दोनों का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में चली जाएंगी, इसका टेम्परेचर घट के T फाइनल हो गया, इनका टेम्परेचर बढ़ के T फाइनल हो गया। अब ये T फाइनल क्यों हुआ, क्योंकि इसने हीट लॉस की और इन्होंने हीट गेन की। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से क्या लगाएंगे कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी वो क्या होगा, वो बराबर होगा हीट गेन्ड बाय, अब यहां पे मेटल डाल दो या हम सीधे सीधे कैलोरी मीटर लिख देते हैं, है ना, कोई मेटल या सीधे सीधे कैलोरी मीटर लिखते हैं एंड वाटर हो जाता है, कैलोरी मीटर एंड वाटर। अब आपको पता है कि अगर वाटर हीट लेगा तो कौन सा, आप देखो टेम्परेचर चेंज करेगा, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो यहां पे आपका हो जाएगा मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इंटू टेम्परेचर चेंज। मान लेते हैं पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, हम मान लेंगे कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे पूरे सिस्टम का टेम्परेचर T हो चुका है, कितना हो चुका है T, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो इसका टेम्परेचर घटेगा तो यहां पे आप लिखोगे T1 माइनस T इज इक्वल टू इनका टेम्परेचर जो T की वैल्यू, ध्यान सुनो यहां पे बेसिक मतलब कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो T की वैल्यू है, जो आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T वो T0 से ज्यादा होगा पर T की वैल्यू T1 से कम होगी। तो अभी से बात है, रीजन मीनिंग ये T1 से कम होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन होगा यार, ये लॉस करेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, इसके बारे में बात करें क्योंकि हीट यहाँ पे ये भी तो कुछ गेन करेगा, डब्बा वाला भी है ना, मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इनटू टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा T माइनस T0 प्लस में मास ऑफ वाटर, इसमें कुछ वाटर आप फिल करके रख रहोगे इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू ये आपका हो जाएगा T माइनस T0। क्लियर है बात? अब यहां से ध्यान से सुनिए, यहां से आप सब चीजें स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? क्यों, कैसे? देखो आपको जो बॉडी दी जाएगी भाई इसका मास आपको पता होगा। अब ये जो T1 है और T है ये आपको थर्मोमीटर से पता चल जाता है ना। यहां पे मास ऑफ बॉडी है, ये क्या हो गया भाई, अच्छा ये सॉरी वेरी सॉरी भाई, ये mH माने थे हम लोग,
देखो ना, मास ऑफ हॉट बॉडी, मास ऑफ हॉट बॉडी आपको पता होगा, स्पेसिफिकेट ऑफ हॉट बॉडी नहीं पता है आपको, लेकिन टेम्परेचर पता हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो मिस मटेरियल का बना है ये पता होगा, उस पर लिखा रहता है डब्बे पे, ये भी चीज़ें पता होंगी। ये और ये आप कैलकुलेट कर लोगे शुरुआत में ही, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, आपको सब पता होगा, सिर्फ आपको SH निकालना होता है। तो इस प्रोसेस की मदद से आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट बॉडी निकाल सकते हो। पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सवालों में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, ये आपका कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर बेसिकली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें बताने के लिए कुछ नहीं था, ये बेसिकली एक डब्बा होता है ना। आपको 2-3 थर्मोमीटर मिलेंगे जब आप जाओगे इशू करवाओगे, आपको 2-3 थर्मोमीटर, वो छोटे वाले नहीं बड़े वाले मिलते हैं, चोरी भी नहीं कर सकते उनको कि घर लेके चले आए, हाँ तोड़ सकते हो, इसीलिए तुमको पहले से पैसा लेते हैं। मतलब टूटने पर हड़काते जरूर है, मतलब टूट जाता है, उनको भी पता होता टूटता है, मतलब तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा भाई, तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, टूट जाता, हमसे भी टूटा था। हमारे ग्रुप में हम लोग कर रहे थे तो हमसे टूट गया, हम लोगों से नहीं, हमारे ग्रुप में थे उनसे टूट गया था, हमको आगे कर दिया, जाओ हम गए, सर टूट गया, हमको अड़का लिए थे। हमने बोला सर टूट गया, गलती से थोड़ी ना, तो मतलब जानबूझ के थोड़ी ना टूटे हैं, गलती से टूटा सर, गलती से। बोले तोड़े भी ऊपर से जुबान अड़ा रहा, नंबर कम कर लेंगे, फिर हम सरेंडर कर दिया, सर ना करिएगा। नोट करो भाई, इसको नोट करिए प्लीज, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपके सामने एक सवाल है और ये सवाल आपको पढ़ना है, अभी जस्ट कैलोरीमीटर पढ़ा है तो उसी पे आपको सवाल मिला हुआ है। तो चलिए आप सवाल पढ़िए, वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट भी करिए, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ नहीं होता, याद हो जाता है, भूल जाता है। ध्यान से सुनो, ए पीस ऑफ आयरन 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन आपको दिया गया है, Fe मतलब भैया आयरन ही होता है, पता है ना, केमिस्ट्री पढ़ते उड़ते हो, हाँ। आयरन 470 जो भी दिया है, इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर लॉन्ग टाइम, वह उसे एक भट्ठे में रखा जा रहा है लंबे टाइम के लिए, एंड देन पुट इनटू अ कैलोरीमीटर, मतलब उसके बाद में कैलोरीमीटर में रखा जा रहा है, ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, ये आपके प्राण खाएगा। ये आ गया, आपको कल की क्लास में बताया गया था वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, आज उसका यूज भी बता देंगे। मैंने बोला था सवालों में यूज कर लेंगे, फिर आपके प्राण पखेर उड़ जाएंगे, आप सवाल छोड़ दोगे, पर आसान कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। Water equivalent 10 gram containing 240 gram of water at 20 degree Celsius. The system attains equilibrium temperature is equal to 60 degree Celsius. Find temperature of furnace, या सीधे टेम्परेचर ऑफ आयरन बॉल ही होगा, है ना, आयरन होगा, क्योंकि देखो जो भट्ठे का टेम्परेचर होगा वही तो आयरन का टेम्परेचर होगा। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना जाए कि भाई पहले अपने पास मान लेते हैं एक बॉडी थी, बॉडी का जो वजन था वो 100 ग्राम था, इसे एक भट्ठे से निकाला गया और उस टाइम इसका टेम्परेचर मान लेते T था। आपने इसे एक कैलोरीमीटर में लाके रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, कैलोरीमीटर की एक खास बात यह है कि इसके अंदर, कैलोरीमीटर की खास बात क्या है, इसके अंदर रुक जा भाई, हाँ, इसके अंदर जो है वो 240 ग्राम पानी है। और ध्यान से सुनो, इस मटेरियल के बारे में आपको नहीं बोला गया, पर यह बोला गया कि जो कैलोरीमीटर है ये आपका 10 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी इस मटेरियल की जगह पे आप 10 ग्राम पानी एज्यूम कर सकते, बस खत्म। अब ध्यान सुनो कि शुरुआत में इनका टेम्परेचर था, इन दोनों का टेम्परेचर, शुरुआत में इनका टेम्परेचर और इनका टेम्परेचर यानी T0 की वैल्यू थी अपने पास 20 डिग्री सेल्सियस, और बाद में जो आपने इसमें डाल दिया आयरन बॉल, तो इनका टेम्परेचर बढ़ के 60 हो गया और इसका टेम्परेचर घट के 60 हुआ है। तो आपको T की वैल्यू भी दिया गया है एट इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको दे के रखा गया है, टेम्परेचर T की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कॉन्सेप्ट यूज करिए, हीट लॉस्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाई आयरन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई कैलोरीमीटर प्लस वाटर। चलो करो, आयरन के केस में क्या लगाओगे आप, मास ऑफ आयरन 100 ग्राम। अब यहां पे आपको 100 ग्राम को कन्वर्ट भी करना होगा, अब नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी सेम चीज आएगी, है ना, देख लेना। अभी 100 ग्राम देखो, जैसे मास ऑफ आयरन, चलो देख लेते हैं, 100 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करोगे, इनटू इसका स्पेसिफिक हीट 470 है। देखो यहाँ पे मजबूरी था, ग्राम में नहीं रख सकते थे क्योंकि ये आपका किलोग्राम में था। टेम्परेचर चेंज, भाई पहले टेम्परेचर T था,
बाद में 60 हुआ तो t माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक, ये 60 है, मेरा 60, काफ़ी लोगों को 66 दिखता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कैलोरीमीटर की जगह पे आप 10 ग्राम पानी मान सकते हो, यानी ये जो आपका बाहर वाला बर्तन है वो 10 ग्राम पानी के बराबर है। या आप ध्यान से सुनो, अब आप पूरा जो कैलोरीमीटर है उसमें टोटल कितना पानी एज्यूम कर सकते हो, 40 नहीं 240 ये और 10 ये, तो 250 आप ग्राम वाटर एज्यूम कर सकते हो। तो आप मान के चलो कि भाई इस पूरे इसमें 250 ग्राम वाटर है, जो कि 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको किलोग्राम में मिल जाएगा। अब जल्दी मेरे को आप बताओ कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, जल्दी बताओ, बिना कॉपी का पेज पलटे बताना है। 400 नहीं 4200, हाँ 4200, 4200 इंटू टेम्परेचर चेंज, भाई देखो 60 माइनस 20 यानी आप सीधे करोगे 40, है ना। अब आप ये सॉल्व करो, देखो इधर 1000 से ये वाला 1000 कैंसिल आउट होगा, है ना। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, तो आपको मिलेगा 47 t माइनस 60 इज इक्वल टू 25 इंटू 60 माइनस 40, 20 मतलब 40, ये हो जाएगा 42 इंटू 40, यानी आपको मिल रहा है t माइनस 60 इज इक्वल टू 25 इंटू 42 इंटू 40 डिवाइड बाई 47। आप नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये मैं 1 मिनट देख के आता हूँ, 1 मिनट मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ फिर आता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। तो आप देखिए ये रहा, है ना, t माइनस 60 इज इक्वल टू 25 इंटू 42 इंटू 40, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, जब हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो कितना आया 893.6, और इसमें जोड़े तो अपना जो टेम्परेचर है 953.6 डिग्री सेल्सियस आया। आप मतलब यहाँ के बाद चेक भी कर सकते हो। मेरे को बेसिकली आपको समझाना था कि भाई ये वाटर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, और अभी आपको ताज़ा हमने कैलोरीमीटर पढ़ाया था। अब कैलोरीमीटर का मतलब बेसिकली यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे आपको सवालों के फॉर्मेट में कैसे मिल सकता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अपने लिए इनफ है। फिर हम बात करते हैं मिक्सिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना। तो एक सवाल मिक्सिंग प्रॉब्लम का कर लेते हैं, या तो एक काम करते हैं आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिक्सिंग प्रॉब्लम का जो सवाल है एक कर ही लेते हैं, ठीक है। अब इसको नोट करो पहले, चलिए देखिए मिक्सिंग प्रॉब्लम के पहले एक बेसिक सवाल मिल गया, वो मैं आपको कराता हूँ। मिक्सिंग प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी में हम लोग हीट ट्रांसफर की भी बात कर लेंगे। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो बोला गया है कि बताइए कि 5 ग्राम आइस का टेम्परेचर जो कि अभी -20 पे है उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, कर लेंगे। तो बड़ा आसान सा सवाल है ना, लेकिन भाई बेसिक सवाल है तो करवाना तो पड़ेगा ही। तो आप लगाओगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाना है तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, भाई मास कितना है 5 ग्राम है। अब 5 ग्राम है तो आपको इसमें कैलोरी वाला रखना पड़ेगा, है ना। तो आइस है, तो आइस का कितना होता है जल्दी बताएंगे, 0.5 होता है ना। आइस का कितना होता है 0.5 होता है ना, हाँ आइस का 0.5 होता है। तो आपका हो जाएगा मास है आपके पास 5 ग्राम और ये हो जाएगा 0.5 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना है, भाई देखो फाइनल है 10 माइनस 10 यानी 20, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू ये 1/2 है इंटू 20 प्लस 30, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 बचे 75, ये आपका कैलोरी में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ आया हो। ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा, समझे, बहुत गलत होगा, ऐसे करना और ना मत। अरे तुमको ये भी समझाना पड़ेगा, देखो भाई बच्चे इसे करते हैं, तुम भी इसे किए होगे, और इतने टाइम तक ना जब तक मैंने कुछ ना बोला होगा तब तक तुमको ये चीज़ सही भी लगी होगी कि हाँ यार सही तो चल रहा है, क्या गलती है इसमें, बहुत बड़ी गलती है। ध्यान से सुनो, आप 5 ग्राम आइस को टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो, पॉसिबल है भाई? 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहेगा नहीं, पानी बन जाएगा। सुनो सर सवाल गलत है, अरे गलत गलत नहीं है, आपको ऐसी आइस मिली थी, क्या होगा, शुरुआत में फिगर बनाए थे -20 डिग्री सेल्सियस,
जब आप आइस को आप हीट दोगे तो Q1, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और आइस आपका चला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर जो आप इसको हीट दोगे Q1, वो इसको पानी में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका वाटर बन जाएगा, और वाटर का टेम्परेचर भी होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे अगेन हीट देके, तो आपको ये पानी मिलेगा, और कितना मिलेगा, जितना था पहले, और कितने पे मिलेगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब Q1, अब देखो ये तो आपका फेज चेंज तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू टेम्परेचर चेंज, ये आपका फेज चेंज है, और ये आपका फिर से टेम्परेचर चेंज है। तो आप Q1 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Q1 के लिए यूज करोगे मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी। यहाँ पे Q2 की जगह पे मास ऑफ आइस इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और Q3 के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो हो जाएगा मास ऑफ आइस। सर आइस तो है ही नहीं, अरे यार जो आइस होगा वही तो पानी बनेगा, मतलब तुम मास से क्या कर दोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अरे वाटर लिख लो भाई, वरना तुम्हारी तो प्राण पखेरु वैसे उड़ जाते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज कितने का है, 20 का है। आइस का मास कितना था, 5 ग्राम था, तो 5 इंटू स्पेसिफिक हीट 1/2, टेम्परेचर चेंज 20 का है, सॉल्व कर लीजिएगा। मास ऑफ आइस कितना है भाई, 5 ही रहेगा, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 80 होता है ना। यहाँ पे मास ऑफ आइस 5, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर चेंज 100 का, सॉरी 10 का, 100 बोल रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2 दाम में 20, यानी हो जाएगा 50 कैलोरी। यहाँ पे आपको मिलेगा 400 कैलोरी, और यहाँ पे मिलेगा आपको फिर से 50 कैलोरी। यानी इस प्रोसेस में टोटल जो हीट लगी, टोटल मार्कर की इंक भी खत्म हो गई है, अब डालेंगे नहीं, तो टोटल हीट जो है वो आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, और जब आप इसको ऐड करते हो तो आपको मिल रहा है 500 कैलोरी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, वो नहीं होगा, है ना, वो आपका आंसर होगा। नहीं दिख रहा है तो आप समझ तो गए होगे, मतलब मार्कर का इंक कौन डाले, ठीक है। तो ये एक सवाल था, मैंने आपको जो करा दिया बेसिक, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पूर्वज थे काफ़ी गलती करते थे, तो आप उनमें से ना हो, है ना, आप बेसिक समझो, आप ऐसे अप्रोच लगा के सवालों को सॉल्व करो। तो आज के लेक्चर में हम लोग कैलोरीमेट्री में इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिक्सिंग प्रॉब्लम बात करेंगे, ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन की बात करेंगे, एक आध क्वेश्चन और अपर लेवल लेके जाएंगे, और फिर हम लोग उसी लेक्चर में हीट ट्रांसफर की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। मैंने सोचा था कि 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन चलिए ठीक है, 1 लेक्चर और सही। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।